हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल पढ़ा था कोठारी कमीशन। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। फिर उसके बाद आई दूसरी शिक्षा नीति आई 1979। फिर नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि कल हम लोगों ने कोठारी कमीशन पढ़ा था। इस समय हम स्वतंत्रता के पश्चात जो विभिन्न आयोगों का गठन हुआ है उन आयोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कोठारी कमीशन ने आप लोग एक कोटेशन का याद कर लीजिए। कोठारी कमीशन ने कहा था कि किसी भी देश के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। कहाँ होता है? उसकी कक्षाओं में होता है। और किसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको नई नई नीतियां बनानी होती हैं। इसी के संदर्भ में कोठारी आयोग ने कहा, यदि राष्ट्रीय प्रगति को तीव्र बनाना है, क्या बनाना है? यदि राष्ट्रीय प्रगति को तीव्र बनाना है तो एक सबल, सुनिश्चित एवं सुविचारपूर्ण शिक्षा नीति की आवश्यकता है। कैसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है? सबल, सुनिश्चित एवं सुविचारपूर्ण। किसी भी राष्ट्र के प्रत्येक राष्ट्र अपने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न नीतियों का निर्धारण करता है और उन्हीं नीतियों के निर्धारण के पश्चात जब उनका क्रियान्वयन होता है तो उस राष्ट्र की उसी के अनुसार प्रगति होती है। तो जो आपके कोठारी कमीशन ने जो भी सारी चीज़ें अपने सुझाव, अपने घोषणा पत्र के अंतर्गत जो उन्होंने अपना दिया था, उसके अंतर्गत जो भी उन्होंने सुझाव दिए थे, उन्हीं सुझावों के तहत उस एक नई नीति बनाई गई जिसे कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। क्या कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इस शिक्षा नीति का जो है ये कब जारी की गई? 24 जुलाई 1968 को जारी की गई और इसमें 17 आधारभूत सिद्धांत स्थापित किए गए। कब जारी की गई? 24 जुलाई 1968 को और 17 आधारभूत सिद्धांत स्थापित किए गए। तो इसके अंतर्गत विभिन्न पॉइंटों पे संदर्भ ग्रहण किया गया और विभिन्न पॉइंटों पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया कि इन चीज़ों को शिक्षा में शामिल किया जाए और इनको क्रियान्वित किया जाए। जिसके अंतर्गत सबसे पहला है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को का नामांकन होना चाहिए और उसको सफलपूर्वक पूरी शिक्षा पूर्ण करने का प्रयास कराना चाहिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी सभी बालकों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। क्या की जाए? सभी बालकों को के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए और ये शिक्षा कैसी हो? निःशुल्क हो। तो पहला रहा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है शिक्षकों का स्तर, वेतन, शिक्षा। इसके अंतर्गत कहा गया कि शिक्षा में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक ही वो मुख्य धुरी होती है जिसके चारों तरफ शिक्षा प्रक्रिया घूमती है। तो शिक्षक का स्तर कैसा होना चाहिए? शिक्षक का स्तर उन्नत पूर्ण होना चाहिए, यानी उसको अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए, वो अच्छी शिक्षा उसकी होनी चाहिए, वो अपने उत्तरदायित्वों का अच्छी तरीके से निर्वहन करे, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, वो अपने कार्य के प्रति संतुष्ट हो और अपने दायित्वों का अच्छी तरीके से निर्वहन करे। इसके लिए कहा गया कि शिक्षक को उचित सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षक को अधिक अच्छा से अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। शिक्षक का स्तर कैसा होना चाहिए? शिक्षक को समाज में एक सम्मानीय
जो है उसको सम्मानीय पद दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षक गौरवान्वित अनुभव करे, क्योंकि किसी भी समाज का निर्माता या किसी भी राष्ट्र का निर्माता वहाँ का शिक्षक होता है। फिर इन्होंने कहा सभी भारतीय भाषाओं का विकास। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि सारी भाषाएं जो हैं हमारी, जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, सभी भाषाओं को पूर्ण रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक भाषा को महत्व दिया जाए। तो साथ ही साथ इन्होंने जो त्रिभाषा सूत्र किसने बताया था? कोठारी ने बताया था। किसने बताया था? कोठारी ने बताया था। तो इन्होंने कहा त्रिभाषा सूत्र को शामिल किया जाना चाहिए। फिर अगला बताया गया शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए ना हो या किसी एक धर्म के लिए ना हो या किसी एक वर्ग के लिए ना हो, बल्कि सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। किसी को भी शिक्षा से किसी भी प्रकार से वंचित ना किया जाए। फिर प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान। कहा गया कि समय समय पर विभिन्न विद्यालयों में प्रतिभा खोज जो है एक प्रतियोगिता होती है, उसका आयोजन कराया जाए और उसके अंतर्गत जो बालक प्रतिभाशाली हैं उन बालकों को पहचान कर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। फिर कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा। आपने कार्यानुभव, वर्क एक्सपीरियंस आपने किसमें पढ़ा था? कोठारी ने कहा था कार्य अनुभव के बारे में। तो इन्होंने कहा कि बालकों को कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम में महत्व दिया जाए, क्योंकि बालक जब कार्य के द्वारा किसी भी कार्य को करके सीखेगा तो वो आत्मविश्वासी होगा और स्वावलंबी होगा। इन्होंने कहा विज्ञान शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, क्योंकि विज्ञान विषय ही एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है, उसको विकसित कर सकता है, सुधार सकता है। फिर कृषि एवं उद्योगों हेतु शिक्षा। उन्होंने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए बालकों को कृषि की शिक्षा दी जाए और विभिन्न उद्योगों की भी शिक्षा दी जाए। इन्होंने बताया कि शिक्षा में पुस्तकों का उत्पादन, यानी अच्छे लेखन की पुस्तकें और ऐसी पुस्तकों को अधिक से अधिक उनका उत्पादन किया जाए, यानी उत्पादन कराया जाए। बार बार पाठ्य पुस्तकों को बदला न जाए और ऐसी पुस्तकें रखी जाएं जिनको कि सभी विद्यार्थी आसानी से खरीद सके। फिर परीक्षाओं के संदर्भ में इन्होंने बताया कि परीक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जो विश्वसनीय और वैध हों तथा वस्तुनिष्ठ हों, व्यक्तिनिष्ठ ना हो। आपको पता है कि परीक्षाएं वही सही होती है जिसमें वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है और विश्वसनीयता होती है। ऐसी परीक्षाएं नहीं आयोजित कराई जानी चाहिए जिसमें व्यक्तिनिष्ठता हो, अर्थात हमारा बच्चा एग्जाम दे रहा है तो हम अपने बच्चे की कॉपी, चाहे हमारे बच्चे ने कुछ लिखा है और चाहे नहीं लिखा है, उसको हम 100 में से 80 नंबर या 90 नंबर दे देते हैं। ये क्या होती है? व्यक्तिनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत होता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर पहले से निर्धारित होते हैं और जो उत्तर वो सही करेगा उसी पे उसको अंक मिलेगा और अगर उसने गलत किया है तो उसको 0 अंक ही मिलेगा। तो इन्होंने बताया परीक्षाएं ऐसी संपन्न की जाए जिसमें विश्वसनीयता हो, वैधता हो और वस्तुनिष्ठता हो। फिर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों को जगह जगह पर क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। हर जिले में माध्यमिक विद्यालय हो, कोशिश की जाए कि हर जिले में से संबंधित जो उसके ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। फिर विश्वविद्यालय के संबंध में इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों की प्रवेश की संख्या, विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों और शोध कार्य करने की अन्य सुविधाएं दी जाए। फिर अगला इन्होंने बताया अंशकालीन शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम, अर्थात विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार की व्यवस्था की जाए।
इस प्रकार माध्यमिक विद्यालय के उत्तीर्ण छात्रों को अध्ययन करने वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों जिनकी की शिक्षा छूट गई है किन्हीं कारणों से, ऐसे लोग पत्राचार के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकें। फिर है साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। इन्होंने बताया कि साक्षरता हमारा प्रथम अभियान है, सभी को साक्षर करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार प्रचार करना चाहिए। जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जो निरक्षर हैं, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। फिर है खेलकूद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत खेलकूद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कहा गया कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद को भी शामिल किया जाए, क्योंकि आपको पता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब बच्चे का पूरी शारीरिक विकास पूर्ण रूप से होगा तो उसके जो है जब शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से विकास होगा तो वो शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण करेगा, क्योंकि उसका मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कहा गया कि जो भी हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए। फिर शैक्षिक ढांचे के संबंध में इन्होंने अपना मत दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि 10+2+3 के ढांचे को अपनाया जाए। 10+2+3 के ढांचे को अपनाया जाए, यानी 10 वर्ष तक की शिक्षा आपकी कौन सी शिक्षा जो है माध्यमिक, फिर 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक और 3 वर्ष की स्नातक स्तर की शिक्षा, इसको इस संरचना को अपनाया जाए। तो ये तो रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी 1968, जिसके अंतर्गत इन विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत प्रावधान रखा गया और ये सिद्धांत स्थापित किए गए और इनको क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किया गया। कोई भी शिक्षा नीति आती है तो उसके 5 वर्ष ये माना जाता है कि उसके 5 वर्ष के बाद उसमें जो है सुधार के लिए कुछ कार्य किए जाएं। आपकी जो है दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1979 की, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित नहीं हो पाई। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल कागज पे ही लिपिबद्ध होकर रह गई। ये जो है समाज में ये सरकार के द्वारा क्रियान्वित नहीं हो पाई। इसके अंतर्गत जो सुझाव दिए गए थे वो था कॉमन स्कूल पद्धति की स्थापना, सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा, 8+4+3 की शिक्षा संरचना, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, आंतरिक मूल्यांकन, सेवाकालीन प्रशिक्षण, शैक्षिक स्वतंत्रता पर बल और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये इसके अंतर्गत विभिन्न सुझाव दिए गए थे। लेकिन ये जो शिक्षा नीति थी ये क्रियान्वित नहीं हुई थी, ये केवल लिपिबद्ध होके ही रह गई, मतलब बनाई गई, लिखी गई, प्रस्तावित नहीं हो पाई। तो कौन सी आई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986, इसको नई शिक्षा नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नई शिक्षा नीति कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, ये जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो आपके ये हैं। पहला है 10+2+3 की शिक्षा संरचना को लागू किया गया। दूसरा है विभिन्न गांवों में, क्षेत्रों में गांवों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। फिर है आपका सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया, यानी सभी को शिक्षा दी जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। शैक्षिक अवसरों की समानता दी गई, अर्थात कोई भी बच्चा जो विशिष्ट बालक है लेकिन वो सामान्य बालक के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ऐसा बालक जो विशिष्ट तो है लेकिन वो सामान्य बालक के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकता है,
ऐसे बालकों को, यानी कि विकलांग बालक है, जैसे किसी का हाथ से विकलांग है, या कोई बच्चा पैर से विकलांग है, या कोई मतलब जो एक आँख से कम दिखता है, या कोई बच्चा है जो हकलाता है, ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, सभी बच्चों को शिक्षा से का अवसर दिया जाए, किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न किया जाए। जो बालक पूर्ण रूप से विशिष्ट हो, यानी जो बालक सामान्य के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे पूर्ण रूप से बहरा बालक, पूर्ण रूप से अंधा बालक, ऐसे बालकों के लिए अलग विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं। फिर इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आपको हम अगले टॉपिक में आपको विस्तृत व्याख्या इसकी हम करेंगे। फिर दूरस्थ शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको आप जानते हैं, जिसके अंतर्गत जो लोग किसी सेवा में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं, या किन्हीं कारणों से समय रहते वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए। फिर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए हर जिले में जो है डाइट की स्थापना की जाए, जिसके अंतर्गत विभिन्न शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, जिसमें शिक्षकों में गुणात्मकता की वृद्धि हो तथा अधिक से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। फिर बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। बालकों के अनुसार शिक्षा का निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को हम जबरदस्ती किसी के अंदर डाल नहीं सकते हैं, न किसी के ऊपर थोप सकते हैं। बालक के अंदर ऐसी रुचियां उत्पन्न की जाएं, बालक को जो पसंद हो उसके आधार पर शिक्षा दी जाए, यानी शिक्षा जो हो बालक के रुचि पर आधारित हो। जब बच्चा स्वयं चाहेगा तभी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो बालक को जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसको उस क्षेत्र में उसको प्रोत्साहन दिया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। समेकित शिक्षा के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इन्होंने बताया कि सभी को शिक्षा दी जाए, आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जाए, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोले जाए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे जन जन में सभी तक शिक्षा पहुंच सके, चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे वो बड़े लोग हो, सबको किसी न किसी का माध्यम से शिक्षा मिलनी चाहिए। अर्थात मुख्य उद्देश्य सभी को साक्षर बनाना। फिर मूल्यपरक शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा। मूल्यपरक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मूल्यों पर आधारित हो, जो बालकों में नैतिकता के गुण को उत्पन्न कर सके, नैतिकता का निर्धारण करना बता सके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना बता सके, ऐसे मूल्यपरक शिक्षा को रखा जाए। साथ ही साथ पर्यावरणीय शिक्षा, यानी पर्यावरण के संदर्भ में बालकों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि पर्यावरण ही हमारे जीवन के लिए अनमोल है। अगर हमारा पर्यावरण ही दूषित हो जाएगा तो हमारा विकास रुक जाएगा और पूरी तरह हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, मैंने आपको बताया कि हर जिले में एक डाइट की स्थापना की जाए और उस डाइट के अंदर शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाए। और अगला है सभी को समान शिक्षा, यानी शिक्षा से कोई भी धर्म, जाति, वर्ग, आय, आर्थिक स्थिति, किसी भी आधार पर, किसी रंग, किसी भी आधार पर किसी को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। लिंग, किसी भी आधार पे कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसलिए शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है, या अमीर है, वो गरीब है, इसलिए शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है, या किसी धर्म के आधार पर, या किसी जाति के आधार पे कि ये आदिवासी है, ये जनजाति है, तो इसको शिक्षा नहीं हम दे सकते। तो किसी को भी शिक्षा से वंचित ना किया जाए। तो ये तो रही आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1989 और 1986। ये शिक्षा नीति आपकी रही। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, यानी नई शिक्षा नीति 1986, इसके संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के गठन में के अंतर्गत उसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और जिन्होंने नई शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु अपनी संस्तुति की और आख्या प्रस्तुत किया। इसीलिए इसको कहा जाता है 1992
प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी जो आपकी नई शिक्षा नीति थी उसको क्रियान्वित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। कौन थे? आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसको क्रियान्वयन हेतु जो संस्तुति दी वो कब दी? 1992 में। इसीलिए इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने विभिन्न सुझाव दिए। शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में सुझाव दिए, पाठ्यचर्या के संबंध में सुझाव दिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिए, उच्च शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिए, व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिए, प्रबंध शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिए और शिक्षक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और भाषा शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। इन्होंने बताया, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन हुआ, इन्होंने बताया कि जो है हमारी शिक्षा के प्राप्ति के लक्ष्य के मुख्य 3 उद्देश्य होने चाहिए। यानी नंबर 1, शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना और सभी का नामांकन करना। यानी शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना और सभी का नामांकन करना। नंबर 2, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का नामांकन होना, यानी सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, जिसके लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाएं, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहने पाए। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि बच्चे में गुणात्मक वृद्धि करना, सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि नहीं करना बल्कि उसके ज्ञान का स्तर ऊंचा करना, जिससे उसमें गुणात्मक वृद्धि हो सके। तो ये तो रही आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई। ये आचार्य राममूर्ति समिति जो थी, इन्होंने जो मुख्य चीज़ बताई, इन्होंने कहा कि सभी छात्रों को प्रवेश दिया जाए और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहने पाए, अधिक से अधिक मुक्त विश्वविद्यालय खोले जाएं, अधिक से अधिक माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आवासीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं, वो लड़कियों के लिए अलग माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अधिक से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं, जिससे शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा सके। सेवाकालीन जो अध्यापक है, जो सेवा काल में है, और ऐसे अध्यापकों को समय समय पर ग्रीष्म काल में, शरद ऋतु की छुट्टियों में इनको क्या किया जाए, इनको प्रशिक्षण कराते रहना चाहिए। ऐसे शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए, जिसके अंतर्गत समय समय पर उनको सेवा में रहते हुए 1 हफ्ते का या 15 दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण कराया जाए, जिसके अंतर्गत वो नई नई तकनीकों के बारे में, नए नए पाठ्यक्रम के बारे में जान सकें। तो ये तो रहा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई। अब आपका जो अगला है वो है आपका यशपाल समिति। इसको हम आपको कल बताएंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। कोठारी कमीशन ने जो अपना सुझाव दिया था, उस सुझाव के अंतर्गत उन्होंने कहा था किसी भी राष्ट्र के भाग्य का निर्माण उसके कक्षाओं में होता है और किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र की शिक्षा नीति पर निर्धारित होती है। तो अपने राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें समय समय पर अच्छी समय के अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें रखी गई, सुझाव दिए गए। फिर आपका 1979 की शिक्षा नीति आई, लेकिन ये शिक्षा नीति क्रियान्वित नहीं हो सकी। फिर आपकी आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो क्रियान्वित हुई।
क्रियान्वित हुई किसके द्वारा? आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाई गई और उनके द्वारा 1992 में इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।